स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की कैलकुलस के, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या अवकलज के अनुप्रयोग। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या अवकलज के अनुप्रयोग का अर्थ जो चैप्टर से हम निकाल पा रहे हैं वो क्या, कि जो अवकलन हमने सीखा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, जो अवकलन हमने सीखा उनका मैथमेटिक्स के किस किस चैप्टर में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने शुरुआत कैलकुलस की कहां से करी थी, फंक्शन से करी थी। आपको याद होगा, चूंकि मैं ये लिबर्टी लेता हुआ चला हूं शुरू से कि ये जो कोर्स है ये उन बच्चों को दिया जा रहा है जो या तो अभी कक्षा 12वीं में है या वो 12वीं पास कर चुके हैं, यानी दोनों के लिए, उन दोनों बच्चों के लिए जिनका टारगेट जो है वो 2022 का एग्जाम है, यानी उन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता था। तो आप याद करें कि जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने परिसर निकालने के लिए आपसे डिफरेंशिएशन का प्रयोग करने के लिए कहा था। यानी अगर आपको किसी फलन का परिसर ज्ञात करना है तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस यानी अवकलन का जो मेथड है वो आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक यूज था उसका, जहां हमने वर्धमान, ह्रासमान, उच्चिष्ट, निम्निष्ठ की लॉजिक से रेंज निकाल लिया था। ठीक है। दूसरा, जब हम एकाकी आच्छादक पे जा रहे थे तो एकाकी को चेक करने के लिए भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बताया था कि इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अवकलन से देख सकते हैं कि वह वर्धमान है, ह्रासमान है तो वो एकाकी है, और अगर वो वर्धमान और ह्रासमान दोनों नहीं है, मतलब एक दिष्ट नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है, तो फिर वह क्या हो जाएगा आपका, वह आपका बहु एकाकी हो जाएगा। ठीक बात। इसके बाद जब हम आगे बढ़े, चैप्टर आया हमारा लिमिट वाला, तो लिमिट के अंदर भी अपन ने एक जगह डिस्कशन करा था कि लॉपिटल रूल होता है, जहां हम डिफरेंशिएशन करके और लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात। उसके बाद देखो, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले गए हमने डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते चले गए। हमने आलेख बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया था, हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया था, और आलेख बनाने में तो अगर आपको याद हो तो हमने डबल डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल किया था। 2 बार डिफरेंशिएशन करा था। हमने ये बोला था कि पहला डेरिवेटिव जो होता है वो आपका पाथ बताता है, वो रास्ता बताता है कि आपका आलेख किस रास्ते पर जाएगा, और उसका जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बताता है कि आपकी जो शेप है वो कैसे आएगी, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड या स्ट्रेट लाइन। ठीक बात है, यहां तक की बात समझ में आई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है वो मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है, तो उन सारे यूज को इकट्ठा करके हमने एक चैप्टर बना लिया और उसको हमने क्या बोला, अवकलज के अनुप्रयोग। अब अवकलज के अनुप्रयोग देखा जाए तो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सब चैप्टर बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले हम जो आज बात करेंगे वो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब की। ठीक है। उसके बाद जब वो खत्म होगा तो हम उसमें रेट मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर हम एरर अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मोनोटोनिसिटी की, यानी एक दिष्टता की। वहां से आगे जब बढ़ेंगे तो हमें रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में बात करनी है, और आखिरी में जाकर के हम मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो ये अपने आप में खुद एक चैप्टर्स है, और इन सारे चैप्टरों का समावेश करके एक चैप्टर में लाया गया, उसको हमने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना। या इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। ये वो चैप्टर है जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे निश्चित समाकलन के लिए मैंने क्या बोला था कि उससे तो सवाल आएगा ही आएगा, वो पूरा हो ही नहीं सकता। मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करने जाना है, तो वो फूल चढ़ाना, वो एक वो है ना, जो बिना फूल चढ़ाए, मतलब वो आप मान के चलो कि आप टेंपल में गए और आपने फूल नहीं चढ़ाए, वो कुछ कमी रह जाती है। ऐसे ही कोई सा भी पेपर आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, कोई स्टेट एग्जाम्स भी हो, तो उनके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल तो आएगा ही आएगा। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सवाल बनेगा ही बनेगा। ये शॉर्ट चैप्टर्स है।
ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि अपन ने कोई रॉकेट साइंस पढ़ना है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसी को ही हम इंप्रोवाइज करना चालू करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां जो हम सबसे पहला हेडिंग आज करने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग में, यानी चैप्टर के अंदर जो शुरुआत होगा, पहला सेक्शन जो आएगा वो आएगा स्पर्श रेखा व अभिलंब। क्या आएगा? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा व अभिलंब, स्पर्श रेखा व अभिलंब, ये हमारा पहला सेक्शन है। किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। अब देखो, जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी थी यानी अवकलनीयता सीखी थी, तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप किसी फलन का अवकलन करते हैं तो जो आपको व्यंजक प्राप्त होता है वह दिए गए व्यंजक का फंक्शन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। मतलब उस वक्र का के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो फलन है वह उस फलन का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ये बात हमने करी थी, dy by dx निकाला था, है ना। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि अगर आपको वक्र दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, तो वो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा उस पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है? वो वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, और अभिलंब क्या है? जो स्पर्श रेखा जहां पर आपको टच कर रही है, आपके कर्व को जहां मिल रही है, उस कर्व पर, उस कर्व के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो लंबवत रेखा होगी वह उसका अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहलाएगा। तो हम बात कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल की बेटा। अब देखो, सबसे पहली कहानी जो समझनी है वो क्या, कि मान लो आपके पास एक वक्र है, ये मान लीजिए आपका एक वक्र है कोई, इस वक्र का नाम मैंने दे दिया कि ये y बराबर f ऑफ x है बेटा, ठीक है ना। और मैंने कहा कि इसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट अल्फा पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। समझना, मैंने कहा x बराबर अल्फा, ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर यानी a पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए? स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। लॉजिकली पहले समझेंगे, लिखेंगे हम बाद में। अब वो जो स्पर्श रेखा होगी उसको जाना कैसे होगा? वो तो ऐसे जाएगी बेटा, ये स्पर्श रेखा होनी चाहिए। अब अगर अपन को कभी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, किसका? सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? आपके पास होना चाहिए है इस वक्र पर स्थित कोई बिंदु, यानी एक कोऑर्डिनेट चाहिए, और इस रेखा की प्रवणता चाहिए। समझ रहे हो? मैं इसको थोड़ा सा आगे खींच देता हूं लाइन को, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन, ये आपकी टेंजेंट है मान लो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मुझे इस बिंदु ए के निर्देशांक बता सकते हैं? आप बोलोगे सर वक्र की समीकरण आपने दे रखी है, आप मुझसे अल्फा पे पूछ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल इस बिंदु के निर्देशांक बता सकता हूं। इस बिंदु ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा वो अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा होगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो बेसिकली f ऑफ अल्फा आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। वक्र में आपने समीकरण में जो आपका व्यंजक दे रखा है उस व्यंजक में x का मान अल्फा डाला, तो जो भी y का मान आएगा वही उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो बिंदु a का जो निर्देशांक है वो क्या? अल्फा कॉमा f ऑफ अल्फा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि a पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो, a पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ए पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ए पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ए पर अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो वो होगा y माइनस y1, y1 कितना? f ऑफ अल्फा, ठीक है, बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? mt से। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको मैंने mt से बोला, mt का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। और यहां आ गया आपका x माइनस अल्फा। अब हमारी रिक्वायरमेंट किस पर आ गई बेटा? हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको कहीं से x बराबर अल्फा पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो उसकी प्रवणता पता चल जाए। अच्छा, आपने याद करो कि हमने ये डिस्कशन पहले भी किया था कि अगर मान लीजिए ये आपका वक्र है ना, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है आपका, ये मान लेते हैं अपन x बराबर अल्फा, में इधर से आ जाता हूं ना, ये x बराबर अल्फा है। आपने कहा कि सर इससे थोड़ा सा आगे एक बिंदु माने यहां पर, ठीक है, और इसको मैंने यहां लिखा, थोड़ा आगे लिया है
तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो मैंने अल्फा प्लस एच मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा प्लस एच। तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो ये ए है और ये आपका बी है, इनको मिलाओगे तो क्या ये जीवा बनेगी वक्र की? बिल्कुल बनेगी ये जीवा ए बी। और अगर मैं आपसे पूछूं ए बी की प्रवणता क्या होगी, तो ए बी की प्रवणता अगर मुझे निकालनी है, ए बी की प्रवणता, तो ए बी की प्रवणता यानी बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो बी का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा प्लस एच और एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। बोल हाँ या ना? ये बात तो क्लियर है ना कि अगर बी बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने हैं तो वो क्या होंगे? अल्फा प्लस एच और एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। ए का निर्देशांक तो आपको पता ही है अल्फा और एफ ऑफ अल्फा है। तो ए बी की प्रवणता जो आपके पास आएगी वो ए बी की प्रवणता होगी स्लोप ऑफ ए बी। वो क्या होगा? वो होगा आपका y2 माइनस y1 यानी एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा बटे में अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना? तो यहां से आपको स्लोप ऑफ ए बी क्या मिला? ये स्लोप ऑफ ए बी जो आपको मिला वो मिला एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा बटे में एच। बोलो हाँ या ना? अब मैंने ये कहा यहां पर कि भाई ये जो है ये जीवा की समीकरण ये क्या है? ये जीवा का प्रवणता है ना? ये जीवा की प्रवणता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ये जो आपका स्लोप ऑफ ए बी है मैं तब निकालना चाहता हूं जब मेरी लिमिट जो है वो h टेंडिंग टू 0 जा रही हो और मैं एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा बाई एच कर रहा हूं, मुझे तब की प्रवणता चाहिए। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब जैसे ही h को मैंने शून्य बोला, ये जो बिंदु है ये अल्फा की तरफ सरक लेगा। बोलो हाँ या ना? ये इधर सरक जाएगा। ये जब इधर सरकेगा तो ये बिंदु B जो है ये A बिंदु की तरफ सरकना शुरू कर देगा। तो ये जो जीवा है ये जीवा वक्र की परिधि की तरफ चलना शुरू करेगी और जब आपका h शून्य होने ही वाला होगा तब ये रेखा AB जो है वो आपको यहां दिखना शुरू हो जाएगी ऐसे कुछ करके, और यही आपकी क्या है? टेंजेंट होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही अगर आप चाहें तो एक बिंदु आप पीछे मान लें, यहां पर मान लीजिए ये आपने एक बिंदु मान लिया, यहां पर आप अल्फा माइनस एच ले लें, यहां पर ये पॉइंट सी ले लें। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूंगा तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? कि वो अल्फा माइनस एच और एफ ऑफ अल्फा माइनस एच आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीवा जो खींची गई है वो एसी है ना? एसी की प्रवणता क्या होगी? तो हम बोलेंगे कि साहब एसी की जो प्रवणता है वो आपकी आएगी एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस एच माइनस अल्फा। तो ये और ये तो कट ही जाएगा आपका। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्लोप ऑफ एसी जब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा बाई माइनस एच होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अब अगर मैं ऐसा कहूं कि h शून्य की तरफ जा रहा है तो ये बिंदु फिर से इस पॉइंट की तरफ चल देगा, इस पॉइंट के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपका किधर सरकेगा? ए की तरफ सरकेगा। तो इस पॉइंट पर आते हुए ये रेखा AC जो है वो ऐसी दिखने लग जाएगी आपको। अब आप देखो कि ये जो स्लोप ऑफ AC है और अगर ये स्लोप ऑफ AB है बराबर हो गया, क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यही तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव था। बोलो हाँ या ना? यही आपका क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया, इसका मतलब ए पर आपका डेरिवेटिव बन सकता है, अवकलन आ सकता है। बोलो हाँ या ना? और वो जो भी आएगा वो इन्हीं दोनों की वैल्यू होगी और ये दोनों क्या बन रही होंगी? एक सरल रेखा की तरह इसको स्पर्श करती हुई जाएगी। तो जब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहना पड़ेगा कि MT के लिए वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स का x बराबर अल्फा पर अवकलन ज्ञात करें। अवकलन ज्ञात करें जो x बराबर अल्फा पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है?
स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो जब भी आपको क्या करना होगा, किसी वक्र के किसी बिंदु पर x बराबर अल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, x बराबर अल्फा जो भी बिंदु है वो वक्र में डाल के उसके सापेक्ष y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जब y का निर्देशांक आ जाएगा तो फिर हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या करोगे, उस वक्र को पहले डिफरेंशिएट करो, किस पॉइंट पर, x बराबर अल्फा पर। जो मान आपके पास आएगा वो आपका क्या है, आपकी टेंजेंट का स्लोप है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। क्यों है, क्योंकि हमने यहां देखा था, यही बात हमने डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कहा था, और तब मैंने आपको यह बोला था कि इसका ज्यामितीय मतलब क्या होता है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताएगा। ठीक बात है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को निकाल रहे हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं बेटा, ये जो बातें हैं, ये बातें तब की जा रही हैं जब हमें क्या करना हो, जब हमें वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण एट द पॉइंट निकालना हो। ठीक है, अतः यदि वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स जो कि x बराबर अल्फा पर अवकलनीय हो, वक्र x बराबर अल्फा पर अवकलनीय हो कि स्पर्श रेखा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा पर ज्ञात करना हो, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण मैं इसको क्या बोलता हूं, मुझे याद ऐसे रहता है बेटा, ये मैं हमेशा इसको जो है ना नाम देता हूं, वो क्या देता हूं, एट दी पॉइंट, है ना। ये ध्यान रखना, दो तरीके से टेंजेंट की बात होती है बेटा, एक होती है एट द पॉइंट की और एक होती है फ्रॉम द पॉइंट की। तो हम जो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं वो क्या है, एट दी पॉइंट, यानी वो बिंदु जो है वो वक्र की परिधि पर स्थित है। फ्रॉम द पॉइंट का अर्थ ये होता है कि ये जो बिंदु है वो वक्र से बाहर स्थित है और उस बाह्य बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, सिर्फ एट द पॉइंट का कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण एट द पॉइंट y माइनस एफ ऑफ अल्फा बराबर dy बाई डी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा और x माइनस अल्फा होगी। ठीक है, तब स्पर्श रेखा का समीकरण होगा या होगी। अतः यदि वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स जो कि x बराबर अल्फा पर अवकलनीय हो कि स्पर्श रेखा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा पर ज्ञात करना हो, तब स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा x माइनस अल्फा होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण तो होगी, जो भी है, मतलब होगा होगी, देख लेना, है ना। अच्छा, ये आ गया आपका क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब मेरा पॉइंट ये कि भाई आपने अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल ली है तो क्या आप इसके अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हो। मान लो ये वाला आपकी जो रेखा है ये टेंजेंट है 80 और an इसका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब है। अब मैं आपसे पूछूं क्या अभिलंब का समीकरण बता सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर स्पर्श रेखा की अगर आप प्रवणता निकाल दे रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि वक्र के किसी भी बिंदु पर जहां हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है उस पर हम dy बाई डी एक्स निकालें और वो जो पॉइंट है उसका जो भी कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट अगर डालेंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वह उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होगा। ठीक है, तो अभिलंब तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अतः वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स पर अतः वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स के बिंदु अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा पर
खींचे गए अभिलंब का खींचे गए अभिलंब का समीकरण y माइनस एफ ऑफ अल्फा बराबर dy बाय dx करना है। ये तो टेंजेंट देगा बेटा, ये वाला पार्ट टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आपका हो जाएगा dx बाई dy विद नेगेटिव साइन अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा x माइनस अल्फा होगा। ये बात आपको अब ध्यान रखनी है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं उल्टा कर दो, वो जो टेंजेंट का स्लोप निकालोगे ना उसको, वो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता का लॉजिक याद है ना आपको, कि आपकी दो रेखाएं यदि परस्पर लंबवत हैं तो मतलब अगर दो रेखाएं मतलब इस कंडीशन को समझ लो, mt इंटू एम एन, मैं ऐसे बोल देता हूं mt इंटू एम एन बराबर -1 है ना। तो अगर आपको एम एन निकालना है बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो माइनस का 1/mt होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है ना, ये करना नहीं है कि ये निकाल लो, निकालना तो यही है हर बार, उसके बाद उसको व्युत्क्रमित करके ऋणात्मक चिन्ह लगा देना, वही आपकी अभिलंब की स्पर्श रेखा की अभिलंब की रेखा की प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद तो आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है लाइन को निकालने का, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी आपको किसी वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होगा, आपको क्या करना है, आपको यह प्रोसेस करना है। हालांकि इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करता हूं बेटा। ऐड किया, जैसे मान लीजिए वृत्त है ना, या परवलय है, जो परवलय आपने आपके सिलेबस में आते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोलास जो होते हैं, या आपका दीर्घवृत्त है, या अति परवलय है। आप इनकी जो स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण है, जब हम कोऑर्डिनेट सेक्शन पे जाएंगे तो वहां उनकी अलग तरीके से निकालने का तरीका बताया गया है। मैं फिर बोल दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप उस प्रश्न को बिना इसके यूज, मतलब बिना डेरिवेटिव यूज करे सॉल्व ही नहीं कर सकते। यह लॉजिक ही गलत है। वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव जो है या आपका जो अवकलन है वो आपके उस प्रश्न को हल करने की जो विधि है उसे आसान बना देता है। यह आपको ध्यान रखना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब और भी मेथड है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो, है ना। तो हमने पहली चीज तो समझी है, वो समझ में आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, और वो भी कहां पर, एट दी पॉइंट पर। मैं फिर बोल रहा हूं, एट दी पॉइंट का अर्थ यह है कि वो जो बिंदु होगा जिस पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात करना है, वह आपको वक्र की परिधि पर होगा, परिधि पर स्थित बिंदु होगा, वो परिधि के बाहर नहीं है। वो सेगमेंट अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है बेटा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एट दी पॉइंट है ना। मैं फिर से इसको लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि मैं जितनी कहानी भी यहां बोल रहा हूं वह किसके लिए है, एट दी पॉइंट के लिए है। एट दी पॉइंट का मतलब यह होता है कि जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात करने की बात कर रहे हैं वह वक्र की परिधि पर स्थित होगा, वो वक्र की समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है। बाहर के किसी पॉइंट से बात नहीं हो रही बेटा। जैसे देखो, मैंने कहा, मान लो क्वेश्चन है, जैसे मान लो पैराबोला ले लेते हैं पर, ना, पैराबोला यानी परवलय। परवलय मान लीजिए मैंने लिया परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के ठीक है। अब जैसे परवलय y स्क्वायर 4ax के बिंदु x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो। किसका? स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब देखो ये जो सवाल है ना बेटा, ये सवाल कोऑर्डिनेट का है, समीकरण ज्ञात करें। हालांकि अगर जिन बच्चों का 13 होगा वो भी जानते हैं इसकी जो टेंजेंट होती है ना उसके लिए कुछ ट्रिक बना देते हैं, पर मैं डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं कि इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ना वो आएगी y/1 बराबर 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। ये इसकी टेंजेंट होती है, और ये हम पैराबोला में कोऑर्डिनेट सेक्शन में इसको कैसे डायरेक्टली लिखना होता है ये बताते हैं, ठीक है।
इसमें मैंने कोई कैलकुलस इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। इसका जो लॉजिक है वो कहां है, वो वैसे है कि भाई आपको स्पर्श रेखा का अगर समीकरण चाहिए x1 y1 पर परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax होता है। मान लीजिए ये आपका परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस बिंदु पर x1 y1 है और यहां पर आपको जब स्पर्श रेखा निकालनी है तो वो स्पर्श रेखा का समीकरण ऐसे आएगा। अब इसे मैं कैलकुलस से भी कर सकता हूं। कैलकुलस से कैसे करूंगा, मेरे को पैराबोला क्या दे रखा है बेटा, y स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है। एट द पॉइंट टेंजेंट चाहिए और वो पॉइंट है x1 और y1। तो मैं कहूंगा कि टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1 आएगा, ठीक बात। अब ये y माइनस y1, अब यहां क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको mt निकालना है। तो mt में पहले डेरिवेटिव निकालो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 4a, है ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, 2a बाई वाई। यहां से कितना आ जाएगा, 2a बाई वाई। तो ये आपका स्लोप आएगा, वो आएगा 2a बाई वाई 1, 2a बाई वाई 1। ये आपका स्लोप है। आपने जैसे ही ये स्लोप यहां डाला ना, तो mt की जगह आपने लिखा 2a बाई वाई 1 x माइनस x1। अब मैंने क्या करा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो y1 बराबर या ऐसे माइनस y1 स्क्वायर बराबर, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, x और माइनस का 2ax1, माइनस का 2ax1 ऐसे लिख लो, है ना। अब मैंने क्या करा, यहां पर मैंने एक माइनस का 4ax1 लिखा, या ऐसे कर लो, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहा हूं मैं, माइनस का 2ax1 लिख लो एक तो, है ना, और यहां प्लस का 2ax1 भी लिख लो, ठीक है। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, y1, ठीक है, बराबर, अब ये बराबर क्यों कर रहा हूं वो समझाता हूं पहले। तो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है आपका, x1 y1 कहां लाई कर रहा है, वक्र पर लाई कर रहा है। तो वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि सर y1 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर है, 4ax1 के बराबर है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो माइनस का y1 स्क्वायर है वो माइनस के 4ax1 के बराबर होगा। तो ये दोनों टर्म कट गए हैं बेटा, है ना, क्योंकि y1 स्क्वायर बराबर 4ax1, तो माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस 4ax1, ये कट गया है। तो आपके पास बचा क्या, y1 बराबर 2a कॉमन लिया एंड x प्लस x1 बचा। ये आपने किसकी मदद से निकाला, डेरिवेटिव की मदद से निकाला। तो डेरिवेटिव का यूज तो हो गया है, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी सवाल आएगा कोऑर्डिनेट का, तो वहां टेंजेंट और नॉर्मल के लिए जो भी मेथड सिखाए जाएंगे वो उन्हीं के लिए रखे जाएंगे, उनके लिए हमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन दूसरे वक्र जैसे sin x आ गया, cos x आ गया, ठीक है, और भी कोई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे पैराबोला आने लग गए, तो फिर आपको डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। और मजेदार बात यह है कि वहां जब एग्जाम में पेपर हाथ में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन वहां लिखा नहीं होता है कि आप इसका इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारा तो जो पेपर आने वाला है वो कैसा है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ, मुझे लॉजिकली समझ में आया कि अगर मुझे टेंजेंट निकालनी है या मुझे नॉर्मल निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डेरिवेटिव का प्रयोग करने वाला हूं और उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करूंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर ट्राई कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बिंदु 1,3 पर, ठीक है, 1,3 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। अब पहले सबसे पहला काम क्या है बेटा, क्वेश्चन देखा, पढ़ा, समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसने जैसे ही बोला बिंदु 1,3, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि 1,3 वक्र पर स्थित है या नहीं है, एट द पॉइंट है या नहीं। x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और y का वैल्यू 3, तो 1,3 मतलब उस पर है, वक्र के ऊपर स्थित बिंदु है ना। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा
का समीकरण। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा? स्पर्शरेखा का समीकरण होगा y माइनस 3 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस 1। ये आपकी स्पर्शरेखा का समीकरण है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालना है वो वास्तविकता में आपको dy बाई dx निकालना है। कहां पर? 1,3 पर। इसका डेरिवेटिव बदलो तो इसका dy बाई dx जो आएगा, इसका dy बाई dx आएगा आपके पास कितना? 2x प्लस 1 है ना, और वो पॉइंट क्या दे रखा है आपको? 1,3 है। तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो डालोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 डाला तो 2 प्लस 1 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट? 3। तो आपकी स्पर्शरेखा का समीकरण बोलो y माइनस 3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो यहां से आपको क्या आ गया कि y माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या है? वो y बराबर 3x है। वो क्या है? y बराबर 3x है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब के समीकरण के लिए कुछ करना ही नहीं है। अभिलंब का समीकरण अगर मुझे निकालना है तो अभिलंब का समीकरण, अब अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब का समीकरण आसान है, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, और x माइनस 1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो आपका है इनटू नॉर्मल बराबर -1 होता है। तो यहां से आपको mt कितना निकाला था मैंने यहां से निकाला था 2x प्लस 1 था, x की वैल्यू 1 डाली 3 आया। तो आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो -1/3। तो आपकी इक्वेशन आएगी y माइनस 3 बराबर -1/3 इंटू x माइनस 1। यहां से आ गया 3y माइनस 9 बराबर -x प्लस 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। ये आपका स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण हुआ बेटा। ठीक है, अपन इस पर और सारे सवाल करेंगे है ना, पर ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं एट दी पॉइंट पे। ठीक है, कुछ बातों का यहां ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर अपन कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि वक्र y बराबर इंटीग्रेशन में x स्क्वायर से x क्यूब है ना। अपन क्या ले लेते हैं? y वक्र में y बराबर इंटीग्रेशन में x स्क्वायर से x क्यूब dx बाय, इसको dx मत रखो कंफ्यूज हो जाओगे, dt बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर वक्र पर x बराबर वक्र के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। मान लो ये आपका प्रश्न आया है ना। अब क्या करें? इसको करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या कि देखो कर्व जो है ना वो पहले उसको इंटीग्रेट कर लो, लिमिट डाल लो, फिर डिफरेंशिएट कर लो। ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में या अपने लास्ट चैप्टर में ये बात कर ली है कि अगर निश्चित समाकलन आ जाता है तो लेबनीज रूल से हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या है? कर्व, आपको कर्व दे रखा है y बराबर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर और यहां दे रखा है एक्स क्यूब, यहां दे रखा है dt अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा तो सबसे पहले तो उसका dy बाई dx निकाल लो। जब dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा? वो आएगा, पहले तो वक्र को डालना है तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर माइनस, फिर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का कर लो 2x। ये आ गया। अब आपको क्या करना है? बिंदु कौन सा निकालना है? 1, x बराबर 1 डालो तो dy बाई dx डालोगे बेटा। कहां पर? एट x इक्वल टू 1 पर 1 डालोगे तो यहां क्या आ जाएगा? 3 बटे 1 प्लस 1 2 यानी 3 बाई रूट 2 माइनस 2 बाई रूट 2। तो ये आपका आ गया कितना? 1 बाई रूट 2।
ये आपका क्या है बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये ही क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, तो इसी हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का √2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको जब स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो x का कोऑर्डिनेट तो आपको दिया गया है ना, आपके पास क्या नहीं है, y का कोऑर्डिनेट। अगर आप x का वैल्यू 1 इसमें डालें तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही क्या हो जाएगी, सेम। अपर और लोअर लिमिट दोनों ही क्या हो रही है बेटा, सेम। अब अगर अपर और लोअर दोनों सेम है तो उसका समाकलन तो शून्य आएगा ही आएगा। तो आपका जो पॉइंट होगा इससे वो क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट तो 1 आएगा और y कोऑर्डिनेट इसका 0 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 1,0। ठीक बात है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y-0 बराबर 1/√2 इंटू x-1। यह आ जाएगा √2y बराबर x-1। ये रही आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का समीकरण निकालना है तो क्या करोगे, वो होगा y-0 बराबर -√2 इंटू x-1। ये आ जाएगा y प्लस √2x। ये लीजिए आपका अभिलंब का समीकरण भी तैयार है। तो कोई सा भी कर्व आता है आपको डेरिवेटिव से फायदा रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि वक्र y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अपन अब थोड़े से वैसे कर्व लेते हैं जो मतलब हमको देखने में अच्छे नहीं लगते बेटा। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बिंदु x बराबर √3 पर, x बराबर √3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अच्छा, कर्व क्या दिया है बेटा, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे को कर्व दिया गया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। और बिंदु दे दिया x बराबर √3, ठीक है। हालांकि मैं यहीं से y का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। कैसे, √3 डालोगे तो ये तो 2√3 बनेगा, √3 से 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से काटोगे तो √3/2 आएगा। और साइन इनवर्स √3/2 का जो मान है वो आपको y का निर्देशांक π/3 बना के देगा। पर इसका डेरिवेटिव जब करने जाओगे ना तो बैंड बच जाएगी। क्यों, क्योंकि खतरनाक सा है। पहले तो साइन इनवर्स का होगा, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये अपने आप में क्या होगा, लंबा होगा। ऐसे डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पर आप चुपचाप क्या करें, tan थीटा डाल दें। देखो ध्यान से, x की जगह क्या डाला, tan थीटा। अब ये वो क्वेश्चन है जो प्योरली डिफरेंशिएशन के लॉजिक से चलते बेटा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से समझेंगे तभी ये हो पाएगा। तो x की जगह tan थीटा डाला तो आपके पास, जैसे आपने x की जगह tan थीटा डाला, आपके पास कर्व क्या बनेगा, y बराबर यहां आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में यहां आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा y बराबर यहां आ जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। ठीक है। अब मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलता हूं कि ये जो y है, y जैसे आपने x की जगह tan थीटा डाला, अब आप x की जगह क्या है, आपके पास x की जगह जो मान है ना वो √3 है बेटा। तो आपका जो थीटा आ रहा है ना, वो थीटा क्या आएगा, वो थीटा बेसिकली आपका π/3 आ रहा है, क्योंकि 10 π/3 पर ही क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। अब अगर थीटा π/3 है तो आप मुझे बताओ 2 थीटा क्या होगा, तो आपका 2 थीटा जो आएगा बेटा वो 2 π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 π/3। देखो वैसे तो मन क्या कर रहा था वो भी बताता हूं। आपका मन ये था कि सर ये साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा को काट दो और 2 थीटा बचेगा, लेकिन ऐसा कटता नहीं है, ये आप जानते हैं।
यही गलती मैं बार बार बता रहा था इनवर्स के अंदर भी कि ये जो कंडीशनें है ना, ये बहुत जरूरी कंडीशनें है बेटा, ठीक है। तो अब आपका 2 थीटा जो है वो 2π/3 है। अब आप याद करो कि जब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया गया था तो वो ऐसा था, ये था -π/2 से लेकर के और π/2 तक। फिर π/2 से 3π/2 में जो था वो ग्राफ कुछ ऐसा था जो पाई से जा रहा था। तो बेसिकली ये यहां कहीं पर आएगा 2π/3, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट देगा वो आपको क्या देगा, π-x देगा। हाँ, तो ये π-2 थीटा है। तो आपका y जो आया है वो कितना आया है, π-2 थीटा आया है। अब आप क्या करोगे, π-2 थीटा को वापस चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, और ये y जो आपका आएगा वो आएगा π-2 tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका dy/dx निकालो, बोलो dy/dx क्या आएगा। dy/dx निकालोगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 2/1 + x², और x की वैल्यू आपके पास है √3, तो आप यहां रखेंगे -2 / 1 + x² यानी 3। तो 1 + 3 4, ये आ गया -1/2। तो आपकी जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो होगा y - π/3 बराबर -1/2 × x -√3। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान देना, अगर आपने गलती से भी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया, जो कि हम करेंगे गलती, ये हमारी मतलब मान के चलो कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है गलती करने का, कि ये तो हमें काटना ही काटना होता है। और हम अगर यहां 2 थीटा लिखते तो आपके पास आता कितना, 2 tan इनवर्स x आता, और 2 tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करते तो वो आता 2/1 + x², और ये आपका जो स्लोप होता वो 1/2 आता। -1/2 के बारे में आपको कभी विचार ही नहीं आता, और आपकी स्पर्श रेखा का जो उत्तर है वो 100% क्या हो जाता, गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रयोग हो रहा है, तो आप वो गलती ना करें बेटा यहां पर, क्योंकि हमको ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। तो प्लीज रिवाइज कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, सारे वीडियोस दोबारा, है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वक्र y बराबर b × e⁻ में -x/a के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जहां यह वक्र y अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटता है। वक्र y बराबर b × e⁻ के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जहां यह वक्र y अक्ष को काटता है। तो उसने पॉइंट नहीं दिया, इसने सिर्फ यह बोला कि आपका जो आलेख है वो y अक्ष को काट रहा है। अब अगर ये y अक्ष को काट रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, उस बिंदु पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मान लीजिए कोई वक्र है वो y अक्ष को काट रहा है, तो y अक्ष को जहां काटा होगा जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर x का निर्देशांक तो शॉर्ट क्या रहा होगा, 0। y अक्ष पर देखना पड़ेगा अपन को, तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो अपन को वक्र दिया सबसे पहले कितना, y बराबर b × e⁻ और उस पॉइंट पर जहां पर ये y अक्ष को क्रॉस करेगा तो x बराबर 0 रखना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो आपका पॉइंट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 डालते e⁻0 तो ये 0, b आ जाएगा बेटा। यानी मेरा पॉइंट ही खत्म हो गया। क्वेश्चन की जो भाषा है उसके अनुसार मुझे बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूं। तो dy/dx निकालूंगा तो यहां आ जाएगा b × e⁻ x/a और यहां आ जाएगा -1/a, है ना। तो 0, b, तो dy/dx जो है वो एट 0, b जब निकालोगे तो x का कोऑर्डिनेट आपको 0 रखना है और y का कोऑर्डिनेट b रखना है। तो ये आपका आ जाएगा -b/a × e⁻ में -0 आ जाएगा।
तो आपका स्लोप जो बनेगा ना बेटा वो बन गया माइनस बी बाई ए। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आएगी y माइनस बी बराबर y2 माइनस y1। अब y2 माइनस y1 कितना होगा? y2 माइनस y1, या स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ही चुके डायरेक्ट, तो ये आ गया माइनस का b बाई ए इंटू यहां क्या आ जाएगा x माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस बी बराबर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, है ना, b से भाग लगा दो, ठीक है, तो यहां आ जाएगा y बाई बी माइनस 1 बराबर माइनस का x बाई ए, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। सरल रेखा का अंतःखंड रूप आ गया। तो ये वो स्पर्श रेखा बनानी है, ठीक है। ये जितने सवाल हम कर रहे हैं ये सवाल किस पर आधारित है? जब बिंदु जो है वो आपका वक्र पर स्थित हो। चलिए, तो अब जो हम सवाल करने वाले बेटा उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी प्रश्न में जो भाषा आ रही है उस भाषा का प्रयोग करते हुए हमको जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उनको हम कैसे रिट्रीव करें या उनको कैसे ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें बेटा ऐसे सवालों की जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। जैसे मान लो क्वेश्चन आया ऐसा कि यदि वक्र x बराबर 2t व y बराबर t स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो, ठीक है, तब t बराबर 2 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। यदि वक्र x बराबर 2t व y बराबर t स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो तब t बराबर 2 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो अब ये जो वक्र आपको दिया गया है ये वक्र पैरामेट्रिक है। क्या है? पैरामेट्रिक है। अब पैरामेट्रिक वक्र को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, ये आपको आता है। और हमको क्या चाहिए? उसका dy बाई dx चाहिए, वो भी किस पर? t बराबर 2 पर, ठीक है ना। अब अगर आपको t बराबर 2 पर देखना है तो इसको कैसे करना है पहले समझो। आपको वक्र दिया गया है x बराबर 2t और y बराबर t स्क्वायर, तो पहले तो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें t बराबर 2 पर। तो t बराबर 2 पर आपका x का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 4 और y का कोऑर्डिनेट भी आएगा 4। तो आपकी जो टेंजेंट है वो कहां से जा रही है? और नॉर्मल 4,4 से जाएगी। dy बाई dx जो निकालोगे वो dy बाई dx होगा क्या? वो होगा dy बाई dt और बटे में dx बाई dt, dy बाई dt और बटे में dx बाई dt। अब dy बाई dt कितना आएगा बेटा? आपका dy बाई dt तो आपका 2t आएगा और dx बाई dt कितना आएगा? वो 2 आएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया t, और t बराबर 2 पर हमें चाहिए, है ना। ये किस पर चाहिए? t इक्वल टू 2 पर। तो आपका जो टेंजेंट का जो स्लोप आया, प्रवणता आई, वो आई 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी y माइनस 4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, ये आ जाएगा 2x माइनस 8 बराबर y माइनस 4, जो कहेगा कि 2x माइनस y माइनस 4 बराबर 0 बेटा। ये आपकी इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। अब हमें चाहिए किसका? अभिलंब का समीकरण। किसका? अभिलंब का। अब अभिलंब का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभिलंब का समीकरण हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास 2 आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आपका जो होगा वो जो भी आने वाला है, और हम जानते हैं mn इंटू mt जो होगा ना बेटा वो -1 होगा। यहां से आप बोलोगे कि जो mn है ना वो आपका माइनस का 1/mt यानी -1/2 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण जब हम निकालेंगे तो अभिलंब का समीकरण वो अभिलंब का समीकरण क्या आएगा? y माइनस 4 बराबर -1/2 इंटू x माइनस 4।
तो ये आ जाएगा 2y माइनस 8 बराबर माइनस एक्स प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये है आपका अभिलंब का समीकरण। तो यदि वक्र आपको दिया गया वक्र जो है वो पैरामेट्रिक रूप से डिफाइन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, तो भी आप उस वक्र की क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विशेष बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमें टेंशन नहीं आएगी बेटा। एक सवाल अपन और कर लेते हैं पैरामेट्रिक का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि वक्र x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा व y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा की स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण थीटा बराबर पाई बाई 2 पर ज्ञात करें। थीटा बराबर पाई बाई 2 पर ज्ञात करें। थीटा बराबर पाई बाई 2 पर ज्ञात करें। ठीक है, वक्र x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा की स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण आपको कहां ज्ञात करना है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर ज्ञात करना है। अब देखो ये है तो वही लॉजिक। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, वक्र को देख लो कि क्या है, x बराबर a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है। ठीक है ना। y बराबर आपको क्या दिया गया है, a 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, और आपको बोला गया है थीटा बराबर पाई बाई 2। इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ कि जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 डाली, साइन पाई बाई 2 1 बन जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा a और 1 प्लस पाई बाई 2, यानी x का निर्देशांक जो आपका आने वाला है वो कितना आएगा, a 1 प्लस पाई बाई 2। y का निर्देशांक जब आप निकालोगे और पाई बाई 2 डालोगे तो cos पाई बाई 2 तो शून्य हो गया, तो ये आ गया पॉइंट। तो आपको किस बिंदु पर निकालना है, आपको निकालना है a 1 प्लस पाई बाई 2 कॉमा a पर। यहां पर आपको क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। अब ये स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण के लिए हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा करना पड़ेगा। dy बाई डी थीटा कितना आएगा, dy बाई डी थीटा आएगा, a तो यहीं रहने दो, cos थीटा का आ जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा, समझ गए। और इधर जब आप करोगे तो यहां a रहेगा, थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, a से a कैंसिल, और थीटा का वैल्यू जैसे ही आपने पाई बाई 2 डाला, क्यों, क्योंकि आप कहां निकाल रहे हो, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हो। तो ऊपर जब पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस 1 आएगा, नीचे 0 होने से ये 1 आएगा, और फाइनली आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगा -1। ये आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से आगे बढ़ना है। यहां से आगे बढ़ते हुए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन लिखनी है। तो y माइनस y1 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस a ब्रैकेट में 1 प्लस पाई बाई 2। ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस a बराबर माइनस एक्स प्लस a 1 प्लस पाई बाई 2। ठीक है ना। इसको इधर ले लो तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर एक ब्रैकेट में, और a और a आपका बेसिकली 2a हो जाएगा, तो यहां लिख लो 2 प्लस पाई बाई 2। ये लो आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभिलंब का समीकरण निकालना तो बहुत आसान है। अगर इसका स्लोप -1 आया है तो अभिलंब का जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो बस यहां पर आपको चेंज में क्या करना है, y माइनस है, ये क्या है, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण में आपके पास आएगा y माइनस ए बराबर x माइनस ए 1 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और ये बनेगा आपका y माइनस ए बराबर x माइनस ए पाई बाई 2। a से a कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस वाई बराबर a पाई बाई 2। ये आ गया आपका
अभिलंब का समीकरण। तो चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, डिफरेंशिएशन करके प्रवणता निकालना है। और जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा चाहिए या तो वो डायरेक्ट दिया गया होगा या वो इंफॉर्मेशन प्रश्न में दी गई होगी, वह डाटा आपको प्रश्न में दिया गया होगा, जिसके आधार पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब या दोनों की समीकरण निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गए हमारे स्पेशल केस वाले भी, जहां हमारा जो वक्र था वह सीधे न दे करके आपको क्या दिया गया है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया है, ताकि आपको इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़े बेटा। ठीक है, यहां हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। PTR, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट कहता है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर हो, तब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। x अक्ष के समांतर जो भी रेखा होगी वह रेखा सदैव प्रवणता क्या रखेगी, 0 रखेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो झुकाव कोण है या जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बना ही नहीं है, कोई कोण नहीं है, तो वहां tan थीटा का मान 0 रहने वाला है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तब MT परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब आपको यह समझना है कि वो या तो इन्फिनिटी जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। उन दोनों केसेस के अंदर आपको डिनोमिनेटर के अंदर 0 दिख सकता है, तो आपको वो जो रेखा होगी, अब देखो क्या है, अगर आपकी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है बेटा, तो आप देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है। लाइन की इक्वेशन तो होती है y माइनस y1 बराबर mt इंटू एक्स माइनस x1। अगर अपन ये देखें कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है। अब अगर आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 आ गई है, ठीक है, तो आपकी जो ये रेखा होगी ना, ये सीधे सीधे y बराबर y1 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो 0 या इंफिनिटी डालने का पॉइंट नहीं है ना, आप डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर y1, बात खत्म। ठीक है। अब जैसे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो गई, तो क्या होगा, आपका MT परिभाषित नहीं हुआ, यानी अनंत की तरफ जा रहा होगा। जब वो अनंत की तरफ जाएगा तो या तो वो कोई भी नंबर बटे 0 बनाएगा, ऐसा कुछ बनाना की कोशिश कर रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये पार्ट खत्म होगा, तो इस तरह का जो भी आएगा उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x बराबर x1 के रूप में वो स्पर्श रेखा होगी। तो अगर ऐसा आ भी जाता है तो जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वहां एक लंबवत रेखा आएगी, x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर, और उसको आप लिखोगे x बराबर x1। ठीक बात है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि रेखा, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा निर्देशांकी अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है, मतलब आपका x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, यानी जो अंतःखंड है, वो यदि समान है, यानी इधर 2 तो उधर भी 2, या अगर इसने x अक्ष पर -3 काटा तो y पर भी -3 काटे, अगर ये सिचुएशन आपकी आ रही है तो आपकी जो स्पर्श रेखा होगा, तब जो प्रवणता होगी स्पर्श रेखा की बेटा, वो होगी आपकी -1। ऐसा क्यों? देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो उसने यहां पर एक अंतःखंड काटा, मान लो वो a,0 पर काटा, तो उसको y पर भी यही काटना है, तो वो 0,a काटेगी। ये रेखा अगर गई तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये आ जाएगा a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, तो कट के कितना हुआ बेटा, -1। अगर आपने कहा कि नहीं साहब, वो तो यहां पर एक -b,0 से जा रही है
और आपने समान अंतःखंड बोले हैं तो 0, माइनस बी आया तो वो रेखा फिर ऐसे जाएगी और इसकी प्रवणता भी -1 आएगी। तो आपको ये परिभाषा मतलब जो आपकी प्रश्न है उसकी लैंग्वेज से यानी उसकी भाषा से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है। यदि उसने ये बोला कि स्पर्श रेखा निर्देशांकी अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तो उस रेखा की जो स्पर्श रेखा होगी उसकी प्रवणता क्या होगी, उसकी प्रवणता -1 होने वाली है। वहां आपको डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्लियर? अच्छा, इसी लैंग्वेज को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं बेटा तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। देखो क्या ट्विस्ट आएगा। चौथा पॉइंट मैंने बोल दिया कि यदि स्पर्श रेखा निर्देशांकी अक्षों से समान लंबाई का अंतःखंड काटती है तब स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों हो सकते हैं बेटा +-1। अब मैं क्या बोला, यदि स्पर्श रेखा निर्देशांकी अक्षों से समान लंबाई की। अब लंबाई का मतलब क्या है कि अगर आपने ये कहा कि सर x से उसने a,0 का अंतःखंड बनाया धनात्मक, तो आपकी रेखा यहां से समान में 0, a से गुजर के इसका स्लोप क्या रख लेगी, -1। वो ऐसा भी कर सकती है कि वो 0, -a से गुजर जाए। क्यों? क्योंकि 0, -a पे अंतःखंड ऋणात्मक तो हो गया, लेकिन अंतःखंड की जो लंबाई आएगी बेटा वो तो अभी भी a आएगी। अगर इसकी a है, इसकी तो a है, ये भी a आएगा, तो आपकी रेखा तब उस केस में ऐसे जाएगी और ये जो रेखा जा रही है इसकी प्रवणता अगर आप निकालोगे तो वो 1 आएगी। तो यदि प्रश्न ऐसा बोला कि स्पर्श रेखा जो है निर्देशांकी अक्षों से समान लंबाई का, अगर उसने मैग्नीट्यूड बोल दिया तो आपकी जो प्रवणता है वो +1 और -1 दोनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये बोला कि अंतःखंड समान हो, बस अंतःखंड समान हो, तो फिर आपकी जो प्रवणता होगी वो कितनी रहेगी, वो हमेशा -1 रहेगी। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अंतःखंड दिया है या अंतःखंड की लंबाई दी है, तो प्रश्न में वो क्या चाहता है उसके अनुसार वो भाषा बनाएगा और उस भाषा के अनुसार आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो कैसे आने वाली है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको वैसे तो इन जनरल आता है, मैं सिर्फ पॉइंट याद करने के लिए बोल देता हूं कि यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तब m1 बराबर m2 होगा। ये आपको आता है ना, मैं सिर्फ पॉइंट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तब आपका m1 बराबर क्या आएगा बेटा, m2 आएगा, ठीक है। 6 पॉइंट उसी के रिगार्डिंग एक और लिख लेते हैं कि यदि m1 इंटू m2, अच्छा m1 और m2 क्या है, दोनों रेखाओं की परस्पर समानता आपकी क्या है, प्रवणता है, ठीक है। अब मैंने बोला यदि m1 इंटू m2 बराबर क्या है आपके पास, -1 है, तो m1 इंटू m2 -1 से क्या होगा, ये कहेगा कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, यह कहा जाए कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तब उनका m1 इंटू m2 -1 होगा, यह आवश्यक नहीं है बेटा, ठीक बात। यह जरूरी नहीं है कि अगर आपने दो लाइनें परपेंडिकुलर ली है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा यानी जो प्रवणता का गुणनफल आएगा वो -1 हो। लेकिन यह श्योर है कि अगर m1 इंटू m2 किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 आ रहा है तो फिर वो रेखाएं निश्चित तौर पर क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यही देख लो, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाएं जो होती हैं वो परस्पर लंबवत होंगी। जो रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं और जो रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं वो दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अब x अक्ष के समांतर वाली रेखा की तो प्रवणता कितनी है, 0 है। y अक्ष के समांतर जो
y अक्ष के समांतर जो रेखा है उसकी प्रवणता परिभाषित ही नहीं है, तो उनका गुणनफल आप -1 ला ही नहीं सकते हो, बोलो हाँ है ना। पर स्टिल जो लाइन आपकी है वो आपस में कैसी है, परस्पर लंबवत है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर m1 इंटू m2 -1 है तो दो रेखाएं परस्पर लंबवत है, परंतु इसका वाइस वर्सा कभी भी ट्रू नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है हर बार, ठीक बात। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 7, कि यदि स्पर्श रेखा निर्देशांकी अक्षों से समान झुकाव पर हो, तब प्रवणता क्या होगी, तब प्रवणता आपकी होगी बेटा +-1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट उस केस में क्या आएगा, +-1 आएगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना, x एक्सिस और y एक्सिस, उससे दोनों ही क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो या तो वो देखो 45 डिग्री का एंगल बना के जा रही होगी, ये वाला, ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया बेटा 45 पर, तो आपकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो कितनी आएगी, वो आएगी 1। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐसे जाए, तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड तो है, लेकिन इस केस में ये जो एंगल होगा ये 135 डिग्री का आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये जो प्रवणता है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी -1 भी हो जाएगी। तो आपको प्रश्न जब दिया जाए और उसमें भाषात्मक रूप से वो इनमें से कुछ भी वो इस्तेमाल करेगा, तो अब आपको पता है कि उसकी स्पर्श रेखा का जो कहानी है वो क्या है। देखो इस पर सवाल कैसे बनेगा। सवाल ऐसा बन सकता है कि वो आपसे बोले कि वक्र दे दिया आपको, वक्र का समीकरण आपके पास आ गया, उसने बोला इस वक्र के किसी बिंदु अल्फा कॉमा बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कोई वक्र दे दिया और उसने बोला इस वक्र के किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर जा रही है, तो बताओ वो बिंदु क्या होंगे। आपने माना वक्र पर वो बिंदु अल्फा कॉमा बीटा होगा, आप dy/dx निकालेंगे, उसमें x के स्थान पर अल्फा और y के स्थान पर क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे। अब अल्फा और बीटा रखने के बाद आपको वक्र मिल गया, आपको उसका स्लोप क्या करना है, आपको उसका स्लोप करना है 0 और वहां से अल्फा और बीटा का मान निकालना है। अब देखो अल्फा और बीटा अपने आप में क्या है, दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन भी चाहिए। पहली इक्वेशन तो आपको वक्र के समीकरण से मिलेगी कि अगर अल्फा और बीटा वक्र पर स्थित है तो आप क्या बोलोगे कि बीटा बराबर f ऑफ अल्फा। ये बात तो क्लियर, यानी जो आपका प्रवणता का फॉर्मेट आने वाला है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा और वो क्या है, अल्फा रहेगा। आपने वो अल्फा रख दिया या मान लो बीटा रख दिया, जो भी आपकी इच्छा हो। तो जैसे ही उसको 0 करोगे तो अल्फा या बीटा में से किसी एक का मान आया, और जैसे ही किसी एक का मान आया वैसे ही आप दूसरे का मान भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको बिंदु ज्ञात करने हैं और आपको उसने इन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज दे दी, उसने बोला इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, वो निर्देशांकी अक्षों से समान झुकाव कोण बना रही है, तो अब आपको प्रवणता में +1 भी रखना पड़ेगा और -1 भी रखना पड़ेगा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। उसी पर आधारित होने की वजह से कोऑर्डिनेट में जो सरल रेखा का लॉजिक चलता है उस लॉजिक को हमने यहां इस्तेमाल करा। इन बिंदुओं को आपको याद रखना है क्योंकि भाषात्मक प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो एक विशेष प्रकार की कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए हमने इन पॉइंट्स टू रिमेंबर को याद कर लिया है, ठीक है।